गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। 92 साल की उम्र में केशुभाई पटेल को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हुआ है। 2 बार गुजरात के सीएम रहे हैं केशुभाई पटेल। आज सुबह ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, कुछ दिक्कत हुई और उसके बाद उन्हें लगातार डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट रखा गया था। लेकिन केशुभाई पटेल का अभी जो जानकारी आ रही है, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी यह है कि केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। तो 92 साल के थे केशुभाई पटेल। गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, अभी जो जानकारी मिल पा रही है। तो केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। अभी मिली जानकारी के मुताबिक 92 साल के थे केशुभाई पटेल। गुजरात के 10वें मुख्यमंत्री रहे। 1995 का उनका कार्यकाल रहा गुजरात के अंदर। उसके बाद सन 98 से 2001 तक वो मुख्यमंत्री गुजरात के रहे और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली थी। तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उससे पहले केशुभाई पटेल ही थे मुख्यमंत्री। तो ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। तो 24 जुलाई 1928 को जन्मे केशुभाई पटेल का अब जो दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी है कि निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ। 1980 के दशक से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। उन्होंने पहले 2012 में बीजेपी छोड़ दी और गुजरात परिवर्तन पार्टी का गठन उन्होंने किया था 2012 में, जिसका बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विलय कर दिया गया था। तो 2012 के विधानसभा चुनाव में विसावदर से वो चुने गए थे, लेकिन बाद में अस्वस्थ रहे थे और 2014 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। जो दुखद खबर इस वक्त है, गुजरात से 2 बार मुख्यमंत्री वो रहे हैं गुजरात के। एक बार का कार्यकाल उनका 14 मार्च 1995 से 21 अक्टूबर 1995, कुछ महीनों का ही कार्यकाल उनका रहा था मुख्यमंत्री के तौर पर। उसके बाद 1998 से लेकर 2001 तक वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। तो 60 के दशक में उन्होंने जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। वो इसके बाद संस्थापक सदस्यों में से रहे। 1975 में जनसंघ कांग्रेस ओ जब बना था गठबंधन, उस वक्त गुजरात में सत्ता आई थी। आपातकाल के बाद 1977 में वो राजकोट के निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो लगातार इनका राजनीतिक जीवन चला। 14 मार्च 1995 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 महीने बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके सहयोगी शंकर सिंह बघेला ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तो वहीं सुरेश मेहता ने उन्हें को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाने में वो सफल रहे थे। तो वहीं बीजेपी को विभाजित हुआ और बघेला ने राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किया था। इसके बाद लगातार वो विवाद चलता रहा। फिर 1998 के विधानसभा चुनावों में केशुभाई पटेल की अगुवाई में बीजेपी की एक बार फिर से सत्ता लौटी और 4 मार्च 1998 को एक बार फिर से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2 अक्टूबर 2001 को पटेल ने अपना खराब स्वास्थ्य होते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वहां पर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। तो फिलहाल केशुभाई पटेल अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मेरठ धमाके में अब तक का एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष के घर में रखा था पटाखा। ये एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष के घर में पटाखा रखा हुआ था। हादसे में कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम खान की मौत हो गई है। आसिम खान के बचपन के दोस्त कासिम की भी मौत हो गई है। तो पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस के, जिनके घर में एक बड़े मात्रा में बारूद रखा हुआ था, उसमें धमाका हुआ जिसमें आसिम खान, जो कि मेरठ के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। आसिम खान की इस पूरे हादसे में और उनके एक दोस्त कासिम बताए जा रहे हैं जिनका नाम, उनकी भी इस हादसे में मौत हुई है। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष के घर में रखा था ये पटाखा, ये बारूद और उसमें धमाका हुआ जिसके बाद आसिम खान की मौत हो गई। उसका दोस्त कासिम भी उस घर में मौजूद था, उसकी भी मौत हो गई है। तो आसिम के ये बचपन के दोस्त कासिम बताए जाते हैं जिनकी मौत हुई है। तो दोनों की ही मौत हो गई है। फिलहाल ये पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस के बताए जा रहे हैं जिनके घर में ये बारूद था और बारूद में धमाका हुआ। इस धमाके के बाद सिलेंडर में धमाका हुआ। तो एक के बाद एक कई धमाके हुए जिससे कि आसपास के कई घरों की छतें, दीवारें क्षतिग्रस्त हुई और मलबे में दबने की वजह से कई बच्चे घायल हुए हैं।
पास ही के एक घर में बच्चे 10 से 12 बच्चे छत पर बैठकर ट्यूशन पढ़ रहे थे, वो भी घायल हुए हैं। मोहसिन खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहसिन, आसिम खान को लेकर जो जानकारी मिल रही है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए तुषार, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आधिकारिक बयान से पुष्टि हुई है कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। एक व्यक्ति जो इसमें मरने वाला आसिम खान, वो कांग्रेस का पूर्व नगर अध्यक्ष है और उसके घर पर ही पटाखों का जखीरा रखा हुआ था। जिस तरह से अवैध रूप से जो बारूद की बात आ रही है, उसमें गंधक और पोटाश भारी मात्रा में रखा हुआ था, जिसमें आग पकड़ी है और उसके बाद ये तेज धमाका हुआ है। सबसे पहला तेज धमाका पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस के आसिम खान के घर पर हुआ। आसिम खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ ही उसका बचपन का दोस्त कासिम बैठा हुआ था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम खान के घर पर अवैध रूप से जो पटाखों का जखीरा था, उसके अलावा गंधक, पोटाश, जो बारूद होता है जिससे पटाखे बनाए जाते हैं, उसका स्टॉक था। हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं, सतना के डिप्टी एसपी हैं आरपी शाहिद, वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और बारूद से धमाका न होने की बात कहकर ये बात कह रहे हैं कि गैस के रिसाव से ये तेज धमाका हुआ। सवाल ये खड़ा होता है तुषार की अगर गैस के रिसाव से सिलेंडर फटने से तेज धमाका हुआ है, तो क्या इस तरह से एक के बाद एक 9 घरों की छतें उड़ सकती हैं क्या? तो वो पुलिस विभाग से आते हैं, तमाम जानकारियां उनके पास होंगी, तमाम अनुभव उनके पास होगा। क्योंकि यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU फेल हुआ है, पुलिस फेल हुई है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अब गैस सिलेंडर से फटने की बात कह रहे हैं। लेकिन मौके पर जो लोग मौजूद हैं, जिनकी बाइट न्यूज़ वन इंडिया ने चलाई है, जो हमारे से संपर्क कर रहे हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं कि अवैध रूप से वहां पर भारी मात्रा में बारूद का स्टॉक था, उससे ये तेज धमाका हुआ है। सोचने और समझने की जरूरत है कि एक सिलेंडर फटने से इतना तेज धमाका नहीं होता है कि एक के बाद एक 9 घरों की छतें उड़ जाए। मोहसिन, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। ऑफिशियल्स की एक बाइट हम तक पहुंची है, जो डिप्टी एसपी हैं इस इलाके का सरजना के, उनका क्या कुछ कहना वो हम आपको सुनाते हैं। आज सुबह कस्बा सरजना कस्बे में आसिम के मकान में एक विस्फोट की सूचना थी। मौके पे हम लोग आए हैं तो विस्फोट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। घायल की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और विस्फोट गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लगने से हुई है। बाकी अन्य के बारे में जानकारी की जा रही है। सर, आसपास के घरों को भी क्षति हुई है? हाँ, कुछ क्षति हुई है और विस्फोट की जानकारी, एक्चुअल जानकारी के बारे में पता किया जा रहा है कैसे विस्फोट हुआ है। फिलहाल पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मौके पे है, फोरेंसिक टीम आ गई है, उसकी जांच की जा रही है। बाकी नगर पालिका के कर्मी यहाँ हटाए जा रहे हैं, उनके द्वारा मलबा हटाया जा रहा है और जो भी आवश्यक कार्रवाई है ये पुलिस द्वारा की जा रही है। तो मोहसिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे संवाददाता। मोहसिन, अभी क्योंकि मलबा वहां से लगातार हटाने की कोशिशें जारी हैं, स्थिति क्या है मौके पर अभी? देखिए तुषार, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, उसके बाद स्थिति साफ होगी। अभी तकरीबन ये मानकर चलिएगा 3 से 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेंगे। जो मलबा है, पुलिस प्रशासन के पास उतने इंतजाम नहीं है कि एकदम से इससे को मलबे को हटाया जा सके, इसलिए स्थानीय लोगों की वहां पर मदद ली जा रही है और उसके बाद ये तस्वीर सामने होगी। क्या मलबे के नीचे कुछ और तो लोग दबे हुए नहीं है, लेकिन तुषार इतना जरूर है कि जो आरपी शाही है, डिप्टी एसपी सरजना के, उन्होंने जो बयान दिया, उनके बयान खुद ही अलग हो जा रहा है। एक बार वो कह रहे हैं कि गैस रिसाव होने से ये पूरा विस्फोट हुआ है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम वहां पर जांच कर रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का जहां तक कहना है कि जो गंधक, पोटाश और अवैध रूप से जो बारूद का स्टॉक किया हुआ था, उसके बाद तेज धमाका हुआ है। तो कुल मिलाकर जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस और उसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हुई है, उनका लोकल इंटेलिजेंस फेल हुआ है, जिस वजह से ये हादसा आज इतना बड़ा हो गया है। तुषार, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, जिन बच्चों का जिक्र था, क्योंकि अभी आपसे कुछ देर पहले जब बात चल रही थी, आपने कहा कि लगभग 8 से 9 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि वो अलग अलग अस्पतालों में हैं, लेकिन जो संख्या लगभग 12 से 13 बताई जा रही है बच्चों की, क्या अभी भी कुछ बच्चे मिसिंग हैं? देखिए तुषार, ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या मलबे के नीचे कुछ और लोग या बच्चे दबे हुए तो नहीं हैं। लेकिन जो अभी तक 8 से 9 बच्चे आइडेंटिफाई किए हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। काफी लोगों बच्चों के पैर जले हुए हैं, सिर पे चोट है, गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर सबकी नजरें जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए और मलबा वहां से हटे, ताकि और ज्यादा जो लोग अगर वहां पर हैं तो उसके बारे में पूरी स्थिति साफ हो सके। लेकिन अभी तक आधिकारिक जो पुष्टि है वो 2 लोगों की जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो मेरठ में धमाके के अंदर अब तक जो बड़े अपडेट है वो ये है कि पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष आसिम खान के घर में ये रखा हुआ था विस्फोटक सामान और वहां पर विस्फोट हुआ। आसिम के भाई माफी चाहेंगे, आसिम के बचपन के दोस्त है कासिम, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो आसिम खान और कासिम दोनों की इसमें मौत हो गई है। तो लखनऊ से खबर है, यूपी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अन्नू टंडन के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के आसार हैं। अन्नू टंडन ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। कांग्रेस में मिले सहयोग के लिए सोनिया गांधी का आभार जताया। इस्तीफे में प्रदेश नेतृत्व से सहयोग न मिलने का आरोप भी लगाया। तो अन्नू टंडन ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के आसार जरूर हैं, लेकिन अन्नू टंडन ने फिलहाल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो उन्नाव से हैं ये, उन्नाव के पूर्व सांसद हैं अन्नू टंडन, और उन्होंने फिलहाल पार्टी के सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी में उनके जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस्तीफे में प्रदेश नेतृत्व के सहयोग न होने की उन्होंने बात कही है, यानी कि प्रदेश नेतृत्व से सहयोग न मिल पाने की बात कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सोनिया गांधी का आभार भी जताया कि जो कुछ हासिल किया कांग्रेस में रहते हुए उसके लिए शुक्रिया, आभार। तो उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में मिले सहयोग के लिए सोनिया गांधी का आभार भी जताया। इस्तीफे में प्रदेश नेतृत्व से सहयोग न मिलने का आरोप भी लगाया। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर। अवनीश जी, अन्नू टंडन के कांग्रेस से इस्तीफे की ये खबर कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है? नहीं, देखिए बड़ा झटका तो है ही। खासतौर पर 2009 में उन्नाव की सीट से बड़ी जीत हासिल की थी अन्नू टंडन ने, और काफी करीबी थी गांधी परिवार की। ये अलग बात है कि उनके अपने नजदीकी रिश्ते अंबानी परिवार से भी बहुत करीबी थे। उनके पति लगातार रिलायंस के साथ काम करते रहे, और राजनीतिक तौर पर भी लगातार सक्रिय रही। महिला विंग की अध्यक्ष भी थी उत्तर प्रदेश में, और हाल के दिनों में उनकी अपनी उपेक्षा से थोड़ा नाराज व्यक्त करेगी। और पत्र उन्होंने जारी किया है, उसमें इस बारे में जिक्र किया है कि संगठन में अपनी भूमिका को लेकर लगातार प्रयासरत थी उत्तर प्रदेश के नेताओं से, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, इस संबंध में वार्ता की थी। लेकिन अपेक्षित जवाब न मिलने के नाते जो है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बनाया, और उसके समर्थन में भी कई सारे लोगों ने उन्नाव और आसपास जो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय उनके समर्थक थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं से हाल के दिनों में उनकी मुलाकात भी थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो क्या कुछ राजनीतिक तौर पर निर्णय लेती है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अलविदा कह दिया, और कांग्रेस के खास तौर पर अवध क्षेत्र में ये बड़ा झटका है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो उन्नाव से पूर्व सांसद हैं अन्नू टंडन, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, कांग्रेस की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी का आभार जताया और कहा कि वो प्रदेश के नेतृत्व से सहयोग उनको नहीं मिल रहा, यही वजह है कि वो पार्टी छोड़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के आसार जरूर जताए जा रहे हैं। तो वही गाजियाबाद के मुरादनगर थाना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। फौजी से 1 लाख की लूट का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में 4 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 10,000 रुपए बरामद किए। 11 अक्टूबर को फौजी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ईस्टर्न पेरिफेरल पर गाड़ी रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पुलिस ने मामले में 4 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादनगर थाने की एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी सफलता जरूर है। इसमें 4 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है, जहां पर गाड़ी रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल 1 लाख रुपए में से अभी 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं और वे चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर गाड़ी रोककर लूट की वारदात को अंजाम 11 अक्टूबर को दिया गया था, जिस दिन फौजी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर गाड़ी रोक ली गई थी और फिर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस लूट की घटना का खुलासा करते हुए 4 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया।
संवाददाता शिवम गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, 4 किन्नरों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिली है इनके पास से? शिवम, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है हमारा संपर्क शिवम से नहीं हो पा रहा। फिलहाल 11 अक्टूबर को इस फौजी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और 1 लाख रुपए लूटे गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले में 4 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है। तो 11 अक्टूबर को फौजी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर गाड़ी रोककर लूट की गई थी और उसके बाद आज इन 4 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है जो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में यह भी साफ होना बाकी है कि क्या इससे पहले भी और कई घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं इस इलाके के अंदर। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।